क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अब हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाई अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस। यह रीजन प्रभावित था किससे? पिछले साल वायलेंस की असाधारण लहर से। तो यहां पर ए पार्ट में लेना है हम लोग को। स्ट्रक बाई द अनयूजुअल वेव, यहां पर द और जोड़ देंगे। तो ए पार्ट में इरर लेंगे, द अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस हो जाएगी, हिंसा की असाधारण लहर। चूंकि प्रीपोजिशन से फिक्स करके चीजें लिखी गई हैं इसलिए आर्टिकल द लगाना सही होगा यहां पर। तो ए पार्ट में इरर लेंगे, बाई के बाद जहां अनयूजुअल लिखा हुआ है वहां हम लोग द अनयूजुअल लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका CHSL 2023 टीयर 1 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन कह रहा, कैन यू प्लीज विद रेफरेंस ऑफ योर लेटर द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हायर यू फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज। जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे तो एक बड़ी कॉमन लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया भी है कि आजकल फ्रेज पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू समथिंग होता है, विद रेफरेंस टू ये फ्रेज है। विद रेफरेंस टू माने किसी चीज का रेफरेंस जब आप देखते हैं तो विद रेफरेंस टू हो जाएगा। तो विद रेफरेंस टू योर लेटर, ए पार्ट में हम लोग इरर मानेंगे और जहां पर ऑफ है वहां टू कर लेंगे। सेंस क्या निकल के आएगा? आपके पत्र के संदर्भ में द ऑर्गेनाइजेशन विशेष टू हायर यू, ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करना चाहता है फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज, सुरक्षा सेवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Can you please pass me a sweater? It is going to be the cold day today. क्या आप मुझे स्वेटर पास करेंगे? It is going to be the cold day today. यह एक ठंडा दिन आज होने वाला है। ठीक है, तो क्या आप मुझे एक स्वेटर देंगे? कोई भी स्वेटर दे सकते हैं, ऐसा तो कह नहीं रहा कि नहीं यही वाला स्वेटर दीजिए, कोई भी स्वेटर दे दीजिए। लेकिन आज का जो दिन है वो एक ठंडा दिन है, तो यहां पर आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये दिन ठंडा है, कोल्ड डे है। जैसे बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे ठंडे दिन हैं, तो उसमें से किसी एक डे की बात कर ली गई। तो जहां कई में से कोई एक लेते हैं तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी लेंगे, जहां द कोल्ड डे लिखा हुआ है, अ हो जाएगा अ कोल्ड डे टुडे। कैन यू प्लीज पास मी स्वेटर? क्या आप मुझे स्वेटर देंगे? इट इज गोइंग टू बी अ कोल्ड डे टुडे, आज का दिन काफी ठंडा होने वाला है। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर? आई कैन हियर समबडी नॉकिंग। क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे? मुझे लग रहा है कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। कल इस पॉइंट को, इसके पहले भी जो क्वेश्चन आया मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि घंटी बजा दो। प्रिंसिपल आस्क द प्यून टू रिंग द बेल। जब स्पीकर और लिसनर माने बोलने वाला और सुनने वाला ये जान रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है और वो चीज फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल ए का प्रयोग न करके द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां कह रहा है कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? और यहां यह सेंस नहीं है कि एक दरवाजा खोल दीजिए या कोई एक दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि जो बोलने वाला है वो कह रहा है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसी दरवाजे की बात हो रही है जो मेन गेट है जहां पे खटखटाया जा रहा है। बोलने वाला भी ये चीज समझ रहा है, सुनने वाला भी ये चीज समझ रहा है कि कौन से दरवाजे की बात हो रही है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल आस्क द प्यून टू रिंग द बेल, कि प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि घंटी बजा दो। तो रिंग अ बेल नहीं हो सकता, वहां पे द बेल होगा, क्योंकि बेल जो है घंटी
वो फिक्स है, वो पता है प्रिंसिपल को भी और प्यून को भी कि कौन सी घंटी बजानी है। उसी तरह से यहाँ पे कौन सा दरवाजा खोलना है ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है। इसलिए हम लोग डी पार्ट में इरर लेंगे और ओपन अ डोर न लेकर के ओपन द डोर लेंगे। तो ये पॉइंट समझ गए, ये दोनों एग्जाम्पल आप समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि लेटर पोस्ट कर दो, तो मुझे भी पता है मैं ये कौन से लेटर की बात कर रहा हूं, आपको भी पता है कौन से लेटर की बात हो रही है, तो द लेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं जिसके बारे में दोनों को अंडरस्टूड है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसे नाउन के साथ हम आर्टिकल ए या एन लगा करके द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। इस पे देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच, क्या कॉन्सेप्ट है? कोई भी लैंग्वेज का नाम है, नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, और जब हम किसी लैंग्वेज के नाम के साथ द लगाते हैं, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, तो ये एक सेंस देता है उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले अगर आपने द लगाया तो सेंस आता है उस भाषा को बोलने वाले लोग। जैसे हिंदी भाषा है, हम द हिंदी लिखेंगे तो मतलब आएगा हिंदी बोलने वाले लोग। संस्कृत भाषा है, हम द संस्कृत लिखेंगे तो सेंस आएगा संस्कृत बोलने वाले लोग। बंगाली भाषा है, हम द बंगाली लिखेंगे तो सेंस आएगा बंगाली बोलने वाले लोग। उसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो कह रहे द इंग्लिश माने इंग्लिश बोलने वाले लोग यानी अंग्रेज लोग, ऑफन फॉट प्राय लड़ते थे, किससे? फ्रेंच। ये केवल भाषा का नाम है, भाषा से नहीं लड़ाई करेंगे, भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ेंगे। यानी ऑप्शन ए में इरर है, जहां फ्रेंच लिखा हुआ है वहां पे हम द फ्रेंच कर लेंगे तो सही हो जाएगा कि द इंग्लिश माने अंग्रेजी बोलने वाले लोग, ऑफन फॉट प्राय लड़ते थे, द फ्रेंच माने फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों से। ठीक है, ए पार्ट में इरर है। क्वेश्चन 55 सारे CHSL के क्वेश्चन है 2023 टीयर 1 के। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। इस्तांबुल इज ए ब्यूटीफुल सिटी। ये एक सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, और पॉजिटिव डिग्री में जब भी कहे आपसे लिखने के लिए तो उसको एज या सो एज के साथ लिखिए तो ही सही रहेगा। तो ऑप्शन में आए जरा, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए जरा, सोचिए क्या ऑप्शन ले सकते हैं। बेसिक का क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की नहीं बल्कि बेसिक की आवश्यकता होती है। लिखा हुआ है इस्तांबुल इज ए ब्यूटीफुल सिटी, इस्तांबुल एक सुंदर शहर है। अब ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है द सिटी ऑफ इस्तांबुल, इस्तांबुल शहर, इज एज ब्यूटीफुल एज अदर सिटीज, ये उतना ही सुंदर है जितना कि अन्य शहर है। तो यहां पर ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि अन्य शहर जितना सुंदर है, ये कह रहा है एक सुंदर शहर है। तो ये लिखा तो पॉजिटिव डिग्री में गया है, लेकिन यहां पर अन्य शहरों से इसकी तुलना हो रही है और कह रहा है द सिटी ऑफ इस्तांबुल इज एज ब्यूटीफुल एज अदर सिटीज, अन्य शहरों जितना ही ये शहर भी सुंदर है। तो इसका मतलब सारे शहर सुंदर हैं और ये भी सुंदर है, ये भाव नहीं है। सेंटेंस कह रहा है कि ये एक सुंदर शहर है, इसका मतलब उसको अन्य से अलग बता रहा है। इस पॉइंट को समझना है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यानी देखिए जरा, इसमें पॉजिटिव डिग्री तो है लेकिन इसका सेंस अलग है, तो इस चीज को भी हमें समझना है। पहले भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं इसी सीरीज में, जिसमें आपने देखा कि चीजें सेम हैं लेकिन उसके सेंस में अंतर आ जा रहा है। तो केवल डिग्री देख के डिसाइड नहीं करेंगे, आपको यह भी देखना है कि मीनिंग भी सेम रहनी चाहिए। यहां मीनिंग चेंज हो जा रही है, यहां ये इस्तांबुल की बड़ाई कर रहा है कि भाई इस्तांबुल एक सुंदर शहर है, और ऑप्शन ए ले लेंगे वो तो कहेगा अन्य शहर जितने भी हैं इस्तांबुल के अलावा वो जितने सुंदर है उतना ही इस्तांबुल भी सुंदर है। तो मीनिंग अलग अलग हो गई ना, इसने सारे शहरों को सुंदर मान लिया, जबकि जो सेंटेंस आपका है उसमें कह रहा है कि इस्तांबुल एक सुंदर शहर है, इस्तांबुल को बेहतर बता रहा है। इस चीज को समझना है। बी कह रहा है इस्तांबुल इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी,
तो ये भी देखिए सेंस में अलग हो गया। कैसे? ये कह रहा है एक ब्यूटीफुल सिटी है, इसमें इसने ऐड कर दिया और ज्यादा सुंदर उसको बता दिया। तो मैंने बताया कि आप चेंज कर रहे हैं। जब भी डिग्री में चेंज का क्वेश्चन आएगा कि डिग्री को चेंज करिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम डिग्री चेंज करते समय एडजेक्टिव के इस बात को समझें कि डिग्री तो चेंज हो जाए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जैसा भी है, लेकिन मीनिंग उसकी नहीं चेंज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मीनिंग चेंज हो गई तो सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा और हमें डिग्री को बदलना है, सेंस को नहीं बदलना है। यह चीज हमेशा माइंड में रख करके आप ऑप्शन चूज करिएगा जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आप कर रहे हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो चीज लिखी थी उसमें उसने इसको और बढ़ा दिया तो मीनिंग चेंज हो गई, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। ब्यूटीफुल सिटी इज द इस्तांबुल, ब्यूटीफुल सिटी इज द इस्तांबुल, ये तो लिखे गलत। अब ब्यूटीफुल सिटी इज द इस्तांबुल होना चाहिए और यहां इस्तांबुल के पहले द लगा दिया है। नॉर्मली किसी कंट्री के नाम के पहले, स्टेट के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो देखिए इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं आप कैसे मैं सही ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। हर चीज में कुछ ना कुछ एरर है। बी ऑप्शन क्यों हम लोगों ने गलत लिया? इसने एक्स्ट्रा सेंस ऐड कर दिया था। क्या इस तरीके का क्वेश्चन पहले किया है? हाँ, सीएचएसएल में ही आपने देखा, मैंने एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन में यंग लिखा हुआ था और नीचे यंगर आ गया था, सेंस चेंज हो गया, हमने वो यंगर वाला ऑप्शन नहीं लिया था। आप देखिएगा तो सेम वही चीज ब्यूटीफुल सिटी है, ये वेरी ब्यूटीफुल कर दे रहा, उसी चीज को और बढ़ा दे रहा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए कह रहा है ये उतना ही सुंदर है जितना कि अन्य शहर है, तो माने जितने शहर हैं सभी सुंदर हैं इस्तांबुल के बराबर, ऐसा नहीं कह रहा। ये कह रहा है यह एक सुंदर शहर है, यानी उसको कहीं कहीं बेहतर बता रहा है। ऑप्शन सी में इस्तांबुल के पहले द लगा दिया गया आर्टिकल। आप जान रहे हैं कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, नॉर्मली हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी भी गलत है। बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट करते जाएंगे। और डी में आइए, नो अदर प्लेस आई हैव सीन इज एज ब्यूटीफुल एज इस्तांबुल। जो भी अन्य जो प्लेस मैंने देखे हैं वो उतने सुंदर नहीं है जितना कि इस्तांबुल है। तो कहीं न कहीं ये जो सेंस है ये आपके सेंटेंस के सेंस से मैच कर रहा है। डिग्री भी पॉजिटिव है, एज यस सो एज के बीच में लिखी हुई है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी सी क्यों गलत है मैंने ये बताया। इस तरीके से कभी क्वेश्चन आता है तो आप भी एनालिसिस करके सही ऑप्शन पे पहुंचिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज इंपरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पब्लिक सेक्टर टू इंक्रीज द इफिकेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्क डन फॉर पब्लिक वेलफेयर। सेंटेंस कई बार बहुत लेंदी बना दिया जाता है और लेंदी सेंटेंस देख करके आप कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं पैटर्न पर आधारित या फ्रेज पे आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आपने कई क्वेश्चन देखे बाय वर्चू ऑफ या विद रेफरेंस टू या और भी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, वो कहीं न कहीं पैटर्न पर आधारित थे। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर आधारित है। क्या पैटर्न है? पैटर्न कहता है कि इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपरेटिव इसके साथ टू डू समथिंग, यानी या तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या दैट क्लॉज का यूज करेंगे। ये दो पैटर्न इसके साथ यूज होते हैं। इंपेरेटिव का मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वाइटल, माने महत्वपूर्ण। इंपरेटिव है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, इन सब के साथ यही पैटर्न यूज होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या दैट क्लॉज। यहां अगर हम देखें तो यहां इट इज इंपरेटिव के साथ इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है, यानी इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि गलत है। ये स्ट्रक्चर नहीं यूज होगा, इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज होगा। तो इस हिसाब से हम लोग बी पार्ट में एरर लेंगे और इसका सही क्या बनेगा? इट इज इंपरेटिव अंडरस्टैंडिंग, इसका सही बनेगा इट इज, माने यहां प्रीपोजिशन प्लस जिरन का यूज ना होके इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इट इज इंपरेटिव माने यह महत्वपूर्ण है, टू अंडरस्टैंड माने समझना। ठीक है, ऐसा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो आपने देखा पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को करने के लिए हमें वो पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई इट इज इंपरेटिव, इट इज वाइटल, इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट,
इन सब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या दैट क्लॉज का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन प्लस जिरेंट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव वर्सेज जिरेंट, कौन सा टॉपिक है? इन्फिनेटिव वर्सेज जिरेंट। इन्फिनेटिव वर्सेज जिरेंट का जो टॉपिक है हमारा, उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन 57 देखते हैं। द सोल्जर मेट अ फियरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ एट हिज कंट्री। देखिए फिर फ्रेज पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे भी पीछे हमने देखा विद रेफरेंस टू, बाय वर्चू ऑफ, उसी तरीके से क्वेश्चन है। ये फ्रेज क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का क्या मतलब हुआ? मुझे कहीं जाना है, मेरे पास समय नहीं है, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, मैंने अपनी जगह आपको भेज दिया कि भाई आप जाकर के मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा। अब आप गए, आपने कहा कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ विशाल सर केम हियर, माने मैं यहां पर विशाल सर के बिहाफ पर आया हूं। तो ऑन बिहाफ ऑफ माने किसी के स्थान पर, किसी के पक्ष में आप कहीं पर अगर गए हैं तो वो आपका ऑन बिहाफ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहां पर लेंगे? डी पार्ट में, जहां एट लिखा हुआ है वहां ऑफ कर लेंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58. Select the option that expresses the given sentence in superlative degree of comparison. आप देख रहे हैं क्वेश्चन CHSL 2023 टीयर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, इसमें डिग्री को चेंज करना है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो हमें लिखा गया है इसको किस में बदलना है? सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए ठीक है, क्वाइट एंड मोस्ट एफिशिएंट। यहां पे मोस्ट एफिशिएंट ये तो सुपरलेटिव में है, लेकिन क्वाइट पॉजिटिव में लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये सुपरलेटिव है, जबकि सबको सुपरलेटिव में बदलना है। तो ठीक है, देखते हैं। नो चेंज नीडेड, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? बताइए, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर आप एंड से दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं तो इनकी डिग्री सेम होगी। ठीक है, मानो अगर इधर पॉजिटिव है, एंड लगाया तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर कंपैरेटिव है, एंड लगाया तो इधर कंपैरेटिव होगा, इधर सुपरलेटिव है, एंड लगाया तो इधर सुपरलेटिव होगा। कुछ अपवाद है जो आप पढ़ेंगे लेकिन नॉर्मली यही रूल अप्लाई होता है। तो ये गलत हो गया। दिस टाइप इज द क्वाइट एंड एफिशिएंट, ये भी पॉजिटिव में लिखा गया है, ये भी पॉजिटिव में लिखा गया है, इसलिए गलत है, जबकि हमको कह रहा है सुपरलेटिव में बदलिए। दिस ह्यूमिडिफायर इज द क्वाइटर स्टाइल ऑफ, ये तो लिखा ही गलत है, इसमें आधी चीजें छोड़ दी गई हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बस एक ही ऑप्शन बचा सी, यही आपका सही है। और जरा एक बार देख भी लेते हैं, ये देखिए, क्वाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड मोस्ट इफिशिएंट, ये भी, यानी ये भी सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है। दोनों डिग्री को, दोनों एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए हैं, इस हिसाब से करना है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे करना है। बेसिक चीजें हैं, दोनों को हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। एलिमिनेशन मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पता है कि भाई एंड से अगर दो एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं तो दोनों की सेम डिग्री होनी चाहिए। आप यहाँ पे आए, आपने देखा दो एडजेक्टिव तो है लेकिन अलग अलग डिग्री में है, जिसमें दोनों सुपरलेटिव थे, वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। एक ऐसा सेंटेंस चूज करिए जिसमें एरर हो। और जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई नीड टू बाई एन न्यू आईफोन, बस यहीं पे गलत है, यही गलत है। क्यों? ये होना चाहिए अ न्यू आईफोन। अगर यहां न्यू ना लिखा होता, अगर न्यू ना होता तो एन आईफोन होता। एन आईफोन सही है, लेकिन अगर हम एन न्यू आईफोन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यू के हिसाब से ये आर्टिकल लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल आ तो आईफोन के लिए रहा है, लेकिन लिया न्यू के हिसाब से जाएगा। न्यू के आधार पर डिसाइड होगा कि ए लिखे या एन लिखे। तो इस पॉइंट को समझना है और इस आधार पे ये इसका सही वर्जन बनेगा। ऑप्शन ए में एरर है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही पार्ट में हमको एरर मिल गई। द मैन इज ए सोशल एनिमल। यहां पर एक पॉइंट समझना है, मैन इंग्लिश में कई अलग अलग सेंस में यूज होता है। मैन जो है वो इंग्लिश में कई अलग अलग सेंस में यूज होता है। जैसे एक तो मैन
आपका सिंगुलर नाउन है और प्लूरल आप बना रहे हैं तो मैन का मेन हो जाएगा। एक तो ये सेंस है। दूसरा जो मैन है या मैनकाइंड है, ये यूज होता है ह्यूमंस के अर्थ में, माने यहां पे इसका भाव है ऑल मेन एंड वीमेन। मतलब यहां मैन, देखिए एक तो मैन का मतलब, मैन ये जो वर्ड है ये वर्सेज है ओमेन के। एक तो ये हो गया मैन ओमेन, मैन माने पुरुष, ओमेन माने महिला। एक तो इस सेंस में हम लोग मैन को यूज करते हैं। और एक मैन यूज होता है मैनकाइंड वाले सेंस में, यानी ह्यूमंस वाले सेंस में, मनुष्यों के सेंस में। यहां मनुष्य का मतलब पुरुष और महिला सभी लोगों से है। यहां मैन का मतलब केवल मनुष्य पुरुष से नहीं है, यहां मैन का मतलब पुरुष और महिला सारे लोगों से है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और इस सेंस में, ये जो सेंस हमने लिखा है, इस सेंस में ये मैन शब्द अनकाउंटेबल होता है। और इस सेंस में इसको प्लूरल में नहीं लिखते, नंबर पॉइंट एक। और दूसरा पॉइंट है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, देखिए ये अलग है, मैन मेन ये अलग है, सिंगुलर प्लूरल ये दूसरा सेंस हमने लिया। दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल, इस वाले के इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। तो यहां मैन का मतलब आदमी से नहीं है, पुरुष से नहीं है, यहां मैन का मतलब मैन हो, ओमेन हो, सबसे है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी सेंटेंस है, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। तो इसका मतलब पुरुषों से थोड़ी है, ये पुरुष या महिला सबको लेके चल रहा है। ये इस तरीके से सही होगा। अब यहां पे अगर हम मेन आर ए सोशल एनिमल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये द मैन लिखेंगे वो भी गलत है। तो बी पार्ट मेरा लेंगे, यहां पे केवल मैन होगा, द मैन की जगह केवल मैन करेंगे। एक एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल, एक एग्जाम्पल यहां लिख दिया मैन इज ए सोशल एनिमल। आप कर लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस सेंस में जब भी मैन आएगा आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी टू नाइट एट, अब देखिए मूवी के पहले एन लगाया गया है, गलत हो गया। मूवी के पहले तो ए आना चाहिए, मूवी के साथ ए आएगा, और ए ऑफ पार्ट मेरा है, जहां एन लिखा हुआ है वहां ए कर लेंगे, सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, मूवी के पहले एन कहां आएगा। एन का प्रयोग तो हम ऐसे नाउन के साथ करते हैं जो वॉवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो गलत है ये। द पुअर अंडरगो सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व्ड विद मनी। द पुअर अंडरगोज, क्या एरर है। देखिए रूल कहता है एडजेक्टिव के पहले द, एडजेक्ट कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले द लगाते हैं जब हम, तो ये पूरा स्ट्रक्चर प्लूरल नाउन बन जाता है। और जैसे द पुअर, तो द पुअर माने हो जाएगा गरीब लोग, द रिच धनी लोग। इसी तरीके से द इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग। इस तरह से
तो यहां पर हम देखें तो द पुअर, और ये किस तरीके से काम करता है, प्लूरल नाउन की तरह। तो द पुअर जो है इसका मीनिंग निकल के आ रहा है गरीब लोग, ये प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन में के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ये आपका प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस गलत है, तो हम लोग सी पार्ट में एरर मानेंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लेंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत बेसिक सा रूल है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पे करेक्शन हो जाएगा अंडर गो, जहां गोज है वहां अंडर गो कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर के हिसाब से जो सही है वो सुनिए। ही एट द स्वीट्स ग्रीडी, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, आई हैवेंट गॉट नन, ही इज मच वीक। क्या होगा बता, सोचिए जरा, देखो आपके सामने है, कहां पर हम लोग एरर ले सकते हैं। यहां पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन जब कर रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ा सही से करिए। क्या करना है, गलत ढूंढना है कि सही ढूंढना है। पता लगा जल्दबाजी में उल्टा कर दिया आपने, तो कह रहा कि कौन सा सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से सही है। तो पढ़ते हैं जरा, ऑप्शन ए को देखते हैं। ही एट द स्वीट्स ग्रीडी, उसने मिठाइयों को खाया लालचपूर्ण तरीके से। तो ग्रीडी किसके लिए आ रहा है, ही के लिए नहीं, ग्रीडी आ रहा है एट के लिए। एट वर्ब है और ग्रीडी है एडजेक्टिव। वर्ब की विशेषता अगर हम एडजेक्टिव से बताएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे सही क्या बनेगा, यहां पे ये गलत है, इसका करेक्शन होगा ग्रेडली। मैं इस करेक्शन भी करता चल रहा हूं। आई हैवेंट गॉट नन, ये भी गलत है, डबल निगेटिव। देखिए हैवेंट और नन दो निगेटिव हैं, आई हैवेंट गॉट नन, तो यहां गलत होगा। यहां पे करेक्शन होगा नन की जगह एनी वन, आई हैवेंट गॉट एनी वन, ऐसा करेंगे तो सही होगा। ही इज मच वीक, वह काफी कमजोर है, गलत है। ही इज सो वीक कर दें या टू वीक कर दें, वह काफी कमजोर है, तब ये सही होगा। तो इस तरीके से ये तीनों सेंटेंस गलत हैं, ए भी, सी भी और डी भी। ये भी गलत था, ये भी गलत था और ये भी। क्या करेक्शन हो सकता है वो भी मैंने बता दिया आपको। तो एक ही सेंटेंस सही है, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, बी ऑप्शन ये सही लिखा हुआ है। बाकी जो तीन सेंटेंस थे उसमें एरर थी, क्या एरर थी मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, आप कर सकते हैं इसको। द लोअर स्ट्रेटा आर मोस्टली नॉट बेनिफिटेड बाय द रेन ऑफ मोनार्की। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन तो एरर में दिया गया है, लेकिन आजकल एरर में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी स्पेलिंग की एरर दे दी जा रही, तो आपको क्वेश्चन करते समय ये भी ध्यान देना है कि कहीं स्पेलिंग इत्यादि की तो एरर नहीं है। ये स्ट्रेटा आर सही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देखते हैं। स्ट्रेटम होता है, स्ट्रेटम माने स्तर, यह निचला वर्ग। ये स्ट्रेटम सिंगुलर नाउन है, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल बनता है स्ट्रेटा। ठीक है, तो ये प्लूरल लिखा हुआ है, द लोअर स्ट्रेटा, ये प्लूरल नाउन है और उसके साथ वर्ब आर सही लिखी हुई है। मोस्टली नॉट बेनिफिटेड, अब आप देखें तो बेनिफिटेड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बेनिफिट ये होगा इस तरीके से, ये करेक्ट कर लेंगे, सही स्पेलिंग कर लेंगे, एन आई नहीं होगा एन ई होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग की एरर थी, सिंपल क्वेश्चन। ही स्पीक्स प्लीजेंटली विथ हर यस्टरडे इवनिंग बट नॉट टुडे, उसने उसके साथ अच्छे तरीके से बात की, लेकिन कब, यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को,
नॉट टुडे, आज नहीं, कल शाम को बात की। यानी ये सेंटेंस पढ़ने पे लग रहा है कि ये घटना आज की नहीं है, नॉट टुडे, आज नहीं, यस्टरडे, कल की बात है। ये बात उसने कल की थी, आज नहीं की थी। और अगर यस्टरडे है तो इसके हिसाब से जो वर्ब है वो पास्ट में होनी चाहिए। क्योंकि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ए पार्ट में रह लेंगे और जो स्पीक्स है उसकी जगह स्पोक का यूज करेंगे, क्योंकि स्पोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और आपका ये टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट में होनी चाहिए तो वहां सही करेंगे, स्पीक्स की जगह स्पोक कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। देखिए सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, कंपैरेटिव के साथ हम लोग देन लगाते हैं, पॉजिटिव को एज या सो एज के साथ लिखते हैं और सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में रखने हैं, क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा आपको। ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द आना चाहिए, यानी सी पार्ट में एरर है, यहां पे इज द क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में लेंगे, सिंपल एरर, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आना चाहिए। हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन। उसकी फैमिली ने अपना रास्ता खो दिया दमन पर। अब दमन पर अपना रास्ता खोया, दमन तो जगह है, उसने कानपुर पर अपना रास्ता खोया, कानपुर पर नहीं, कानपुर में अपना रास्ता खोया, दिल्ली में अपना रास्ता खोया, इलाहाबाद में अपना रास्ता खोया। तो हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन, ये प्रीपोजिशन गलत है, इसकी जगह इन लीजिए। हर फैमिली लॉस्ट देयर वे इन दमन। दमन नामक जगह जो है वहां पर, दमन और दीव आपने सुना होगा, वहां पर उसके परिवार ने अपना रास्ता खो दिया। और वैसे किसी जगह आप जा रहे हैं तो वे टू होता है, किसी प्लेस में जाने की तरफ, ये अलग चीज है। ठीक है, अगला, इट वॉज प्रोबेबली द हैप्पी आफ्टरनून ऑफ हर लाइफ। वह उसके जीवन की संभवतया एक अच्छी आफ्टरनून थी। दिस आफ्टरनून ऑफ हर लाइफ वॉज द हैप्पी। It was an happier afternoon in their life before that. No change needed. It was probably the happiest afternoon of her life. एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, हमें डिसाइड करना है कि सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है, या अगर गलत है तो कैसे ऑप्शन करेंगे, इसमें देखते हैं। इट वॉज प्रोबेबली द हैप्पी आफ्टरनून ऑफ हर लाइफ। आप डिफरेंस देखें तो हैप्पी, द हैप्पी लिख दिया गया, एन हैप्पियर लिख दिया गया, नो चेंज नीडेड, द हैप्पीएस्ट लिखा गया। तो आप जरा एनालिसिस करिए कि ये आफ्टरनून संभवतः उसके जीवन की सबसे अच्छी शाम थी। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस यही है, जब नॉर्मली आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री है। जब आपको किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, तो वहां पे कंपैरेटिव है। लेकिन जब कई चीज हैं और उनमें किसी एक को बेहतर या खराब बताना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की। ये जो शाम थी, आफ्टरनून था, ये आफ्टरनून उसके जीवन की संभवतः उसके जीवन की क्या, एक माने केवल हैप्पी आफ्टरनून थी। तो अगर उसके जीवन की आफ्टरनून की बात हो रही तो उसके जीवन में तो कई आफ्टरनून आए होंगे, डेली एक आफ्टरनून आ रहा है, उसके जीवन में कई आफ्टरनून आए होंगे, और कई आफ्टरनून में ये आफ्टरनून या सबसे क्या था, हैप्पी था। तो कहीं न कहीं सेंटेंस को पढ़ने पर ये जो वर्ड प्रोबेबली है, ये जो वर्ड हर लाइफ है, आफ्टरनून हर लाइफ, तो संभवतः उसके जीवन का जो ये आफ्टरनून था वो सबसे बेहतर आफ्टरनून में से एक था। यानी सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी। क्योंकि आप सोचिए जरा
किसी व्यक्ति के जीवन के आफ्टरनून की बात हो रही है, और हैप्पी आफ्टरनून तो केवल एक आफ्टरनून के लिए होगा। अगर सभी आफ्टरनून में कंपेरिजन को हम लेके चल रहे हैं और करें संभवतया ये सब हैप्पी था, तो संभवतया हैप्पी नहीं होगा, संभवतया सबसे हैप्पी होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे जीवन को लेकर के यहां चला जा रहा है। तो इस चीज को समझना है। यहां हर लाइफ है एक पॉइंट, उसके बाद आफ्टरनून है दूसरा पॉइंट, और उसके बाद प्रोबेबली है। ये तीनों चीजें माने हर लाइफ में, हर लाइफ हो गया यानी पूरा जीवन में, आफ्टरनून कई शाम की बात कर रहा है इस तरीके से अप टू जो भी उसके जीवन में हो, और प्रोबेबली हैप्पी। तो इसका मतलब सभी बेहतर होंगे, प्रोबेबली ये वाला सबसे बेहतर है। तो कई चीजों में एक को बेहतर मान रहे हैं तो इसको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, ये आप जान रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन टू, एडजेक्टिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कंस्ट्रक्शन ये सेंस देता है कि ये चीज इतनी ज्यादा है, ये चीज इतनी ज्यादा है कि ये नहीं हो सकता, यानी यहां पे फोकस करेगा और यहां पे डिनाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू रन। वह टू वीक माने इतना कमजोर है, कितना कमजोर है, टू रन कि दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग बी पार्ट में, यह खबर इतनी ज्यादा अच्छी है टू बी ट्रू कि लगता है कि यह सही बात नहीं है। यह खबर इतनी ज्यादा अच्छी है कि लगता है कि यह सही बात नहीं है। तो यहां वेरी गुड की जगह क्या हो जाएगा, टू गुड। यहां देखिए, यहां टू लिखिए, वेरी की जगह टू करिए, तो द न्यूज इज टू गुड, यह खबर इतनी अच्छी है टू बी ट्रू कि यह सही नहीं हो सकती। वही है ना, यहां फोकस कर रहा है तो यहां डिनाई कर रहा है, यह सेंस निकल के आएगा। और इसी बात को हम लोग किससे लिखते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज, और इस दैट क्लॉज को हम लोग निगेटिव बना देते हैं। सेम यही चीज है, सेम यही सेंस इससे भी लिखा जा सकता है। जैसे ही इज टू वीक टू रन, तो आप इसको सो क्लास से भी लिख सकते हैं, और आप यहां पे करेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन फीस फॉर पीपुल विद डिसेबिलिटीज। आजकल कुछ क्वेश्चन होमोफोन्स पे भी पूछे जा रहे हैं, तो होमोफोन्स पे भी काम करने की आवश्यकता है, उस पर भी ध्यान देना है, वहां पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो लिखा हुआ शब्द वेव, वेव का क्या सेंस होता है, देखिए, वेव फ्लैग माने झंडा लहराना या फहराना, या फ्लैग वेव भी हो सकता है, दोनों तरीके से है, माने ये भी है और ये भी है। वेव फ्लैग भी होगा और द फ्लैग वेव्ड, ऐसे भी हो सकता है, द फ्लैग वेव्स। ठीक है, तो मतलब दोनों तरीके से, वर्ब पहले लिख के फ्लैग बाद में भी हो सकता है, और ये झंडा लहरा रहा था, इस तरीके से, दोनों तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये वेव हो गया। आई, दूसरा वेव का, आई वेव्ड हिम गुड बाय, मैंने उसको गुड बाय कहा। हाथ हिला करके किसी को कुछ बोलना, वो भी वेव होगा, हाथ हिला के किसी को कुछ कहना, वो भी वेव होगा। तो ये जो वर्ब वेव लिखी हुई है वो इन सेंस में यूज होती है। किसी चीज को माफ करने की इंग्लिश होती है वेव, WAIVE, वेव माने माफ करना, फीस इत्यादि को, फीस
तो सेंटेंस कह रहा है कि उनको पार्टिसिपेशन फीस को माफ करने की आवश्यकता है। यहां माफ करने का सेंस है, तो माफ करने के सेंस में ये वेव गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या होना चाहिए, ए पार्ट मिरर लेंगे, जहां वेव लिखा हुआ है वहां पे ये हो जाएगा WAIVE, ये वाला वेव दोनों है, लेकिन वो वेव लहराने वाले सेंस में, झंडा का लहराना या फहराना भी वेव होता है, किसी को गुड बाय कह रहे हैं वो भी वेव होगा, और लेकिन माफ करने में WAIVE होगा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर किसमें है, ए पार्ट में पढ़ेंगे। राम कैन बाउल फास्टली, गलत है। फास्टली कोई वर्ड नहीं है, ये शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। तो फिर शब्द क्या है, शब्द है फास्ट, और यही शब्द आपका, यही वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, तो ए पार्ट ये गलत है। क्वेश्चन यही है कि कौन सा पार्ट गलत है। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। मैंने ये सेब उस जगह से खरीदा जो आपने मुझे बताई थी। यानी ये उस जगह की बात हो रही है जो आपने मुझे बताया था। इसका मतलब है कि ये जगह फिक्स है, बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है कि भाई वहीं से सेब खरीदा गया। तो ऑप्शन सी लेंगे, अ प्लेस की जगह क्या कर लेंगे, द प्लेस। मैंने उस जगह से खरीदा जो आपने रिकमेंड किया था, तो वो प्लेस फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया। कौन सा प्लेस, किसी भी प्लेस से नहीं लाया, उस प्लेस से लाया जो उसने कहा था। मैंने वो लेटर पोस्ट किया जो आपने दिया था, तो वो लेटर फिक्स हो गया ना, अपने मन से लेटर नहीं पोस्ट किया, वही लेटर पोस्ट किया जो आपने दिया था। मैंने वो घड़ी खरीदी जो आपने कही थी, अ वॉच नहीं होगा, द वॉच होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहां पे द प्लेस कर लेंगे। हुर्रे, हियर इज द टॉय व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट। यहां पर वो खिलौना है जिसे मैं देख रहा था अपने बर्थडे गिफ्ट के रूप में। यहां पर हम देखें तो ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। जो कि गलत है, क्योंकि एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट। व्हाट का प्रयोग हम लोग बिना उसके एंटीसीडेंट या उस नाउन के करते हैं, उस नाउन के बिना करते हैं। यानी व्हाट जो शब्द है इसके पहले नाउन नहीं आता है। तो फिर अगर नाउन है तो क्या लिखें, जैसे यहां तो टॉय लिखा हुआ है, नाउन है तो क्या लिखें, नाउन है तो आप व्हाट न लिख करके उसकी जगह दैट लिख सकते हैं या विच लिख सकते हैं। नाउन के साथ दैट या विच आएगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। किसके लिए, फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए। तो यहां पर चूंकि टॉय लिखा हुआ है, थिंग्स है, इसके लिए व्हाट गलत है, इसकी जगह पे हम लोग विच कर लेंगे। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए। Here is the toy which I was looking for as my birthday gift, जिसको मैं अपने बर्थडे गिफ्ट के रूप में तलाश कर रहा था। यही वह खिलौना है। आगे बढ़ते हैं। The politician was accused of accepting bribes and lied about it to the public. पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने घूस लिया है और झूठ बोला है पब्लिक से इसके बारे में। यहां पे जरा हम एक चीज समझेंगे, लाई वर्ब है, लाई माने झूठ बोलना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइट और थर्ड फॉर्म होगी लाइट। ठीक है, और अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो लाई अबाउट समथिंग होता है और टू समबडी होता है।
माने जिस चीज के बारे में झूठ बोल रहे हैं उसके साथ प्रीपोजिशन टू आएगा, जिस व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाएंगे और चीज के लिए हम लोग अबाउट लगाएंगे। लाइट अबाउट इट सही है, टू पब्लिक ये भी सही है। इस चीज को पहले समझते हैं। एक्यूज्ड ऑफ होता है, सही है, एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये भी सही लिखा हुआ है। तो फिर गलत कहां है? सुबह न्यूज़पेपर की क्लास अगर आप कर रहे होंगे तो मैंने उसमें ये चीज बताई है, कंजंक्शन केवल दो सेंटेंस को नहीं जोड़ता है बल्कि दो विशेष अर्थ रखने वाले सेंटेंस को जोड़ता है। तो जब भी हम कंजंक्शन से दो सेंटेंस को जोड़े तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या जो दो सेंटेंस हम ऐड कर रहे हैं आपस में उनके भाव को कंजंक्शन सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो मन आए वो कंजंक्शन हम लगा दें, नहीं, कंजंक्शन का अपना एक सेंस है और उस तरीके के सेंटेंस जब हमको मिलेंगे तो ही हम उस विशेष प्रकार का कंजंक्शन लगाएंगे। एंड दो नॉर्मल चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन यहां अगर आप सेंटेंस को पढ़े तो सेंटेंस अपोजिट बातें बोल रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो राजनेता है उसके ऊपर घूस लेने का आरोप लगाया गया और आगे कह रहा है कि वो पब्लिक से झूठ बोल रहा है। तो एक तरफ उसके ऊपर आरोप भी लगा है और वो झूठ भी बोल रहा है, तो दो अपोजिट चीजें हो गई ना। भाई आरोप लगा था तो स्वीकार कर लेना चाहिए था, तो अगर आरोप लगा है और स्वीकार कर लेता तो एंड कंजंक्शन सही हो जाता, लेकिन चूंकि विरोधाभास है इसलिए एंड यहां पे सही नहीं है। पॉलिटिशियन पे घूस लेने का आरोप लगाया गया लेकिन उसने पब्लिक में इसके बारे में गलत बोला, यानी ऑप्शन सी में एरर लेंगे और ये कंजंक्शन यहां पे सही नहीं है, इसकी जगह क्या कंजंक्शन लगाएंगे? बट। क्लियर हो गया पॉइंट? ये एंड की जगह बट हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब भी आप कंजंक्शन से दो और ए और बी को जोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये कंजंक्शन केवल दो सेंटेंस को नहीं जोड़ेगा बल्कि इसका जो सेंस है और इसका जो सेंस है इस सेंस को भी कनेक्ट करता है। तो कभी भी कंजंक्शन लगा हुआ आपको मिले तो एक बार इसको भी चेक करिएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या कंजंक्शन उस सेंस को भी कनेक्ट कर रहा है। अगर कनेक्ट कर रहा है तो ही सही है, नहीं तो बदलिए उस कंजंक्शन को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल आर स्लॉटर्ड। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन हजारों की संख्या में जानवरों को मारा जा रहा है। यहां फिर से जो एरर है वो ग्रामर की एरर ना होके स्पेलिंग की एरर है। स्लॉटर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बी पार्ट में एरर लेंगे। क्या सही स्पेलिंग होगी? ये स्लॉटर होता है, इसकी थर्ड फॉर्म स्लॉटर्ड। तो ये सही कर ले हम लोग। स्पेलिंग गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, सही स्पेलिंग का यूज कर लें। SLAUGHTERAD स्लॉटर्ड, ठीक है। स्लॉटर माने जानवरों की हत्या करना, जानवरों को मारना। अ क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग इन ए रिवर। एक क्रोकोडाइल एक नदी में तैर रहा था, सही है। क्रोकोडाइल भी अनजान है, नदी भी अनजान है, तैर रहा होगा। नो एरर टिक कर दीजिए। न्यूज़पेपर से लिया गया क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग इन ए रिवर, सही है, कोई एरर नहीं लिखी हुई है इसमें। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन, सही लिखा है भाई, ओल्ड के साथ एन आता है। whom we met, जिनसे हम मिले, while coming back from our college, अपने कॉलेज से वापस आते समय, lives at my uncle's place, वो मेरे अंकल के घर में रहते हैं। सोचिए जरा क्या एरर हो सकती है यहां पे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनसे हम मिले थे, वापस आते समय कॉलेज से वो हमारे अंकल के घर में रहते हैं। कई पॉइंट है जहां सोचना है आपको। एट माई अंकल्स प्लेस लिखा हुआ है, क्या सही है? सही है। प्लेस का प्रयोग हम लोग होम के सेंस में भी करते हैं, होम हाउस इस सेंस में भी करते हैं। तो ये जो पॉइंट है एट माई अंकल्स प्लेस माने मेरे अंकल के घर में रहते हैं, ये सही लिखा हुआ है। लीव्स एट होता है, ये भी सही है, एट होम।
ये आपका सब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन, इसकी वर्ब ये लिखी हुई है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, ये भी सही लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके अलावा और कोई वर्ब है नहीं, तो ये whom भी सही लिखा हुआ है। वाइल प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, उसके साथ आईएनजी लगाया गया है, ये भी सही लिखा हुआ है। सब तो सही दिख रहा है। कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज, ये प्रीपोजिशन भी सही लिखा हुआ है। वी के साथ अवर आ रहा है, ये भी ठीक है। कहां पे एरर है सोचिए जरा भाई। वो बुजुर्ग आदमी जिससे हम मिले थे, एन ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन एन था, कोई एक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन जिससे हम आते समय मिले वो हमारे अंकल के घर में रहता है, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति आम से खास हो गया। अभी तक आम था तो उसके पहले एन लग रहा था, एन ओल्ड, वी मेट एन ओल्ड मैन, हम ऑन द वे, हम रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिले, आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, हम रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिले। सही है ये सेंटेंस, लेकिन यहां पे कह रहा है कि जिस बूढ़े आदमी से वापस आते समय मिले थे वो अंकल के घर में रह रहा है। तो यहां पे उस बूढ़े, सभी बूढ़े आदमी के बारे में नहीं, किसी बूढ़े आदमी के बारे में बात नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर बूढ़े आदमी के बारे में बात हो रही है जिससे हम घर वापस आते समय मिले थे, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो हमारे अंकल के घर में रहता है। यहां पे ओल्ड मैन फिक्स हो गया है, निश्चित हो गया है, आम से खास हो गया है, और आम से खास में ये बदलाव ए से द का बदलाव है। जब कोई चीज आम है तो ए या एन लगेगा, जब वही खास हो जाती है, विशेष हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाती है, तो हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग न करके द का प्रयोग करते हैं। ए पार्ट में इधर लेंगे और एन की जगह द हो जाएगा। पॉइंट समझिएगा, मैं रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिला, वहां एन चलेगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिससे वापस आते समय मिला था, अंकल के घर में रहता है, हमने उस बूढ़े आदमी को निश्चित कर दिया, और वहां पर ए या एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आर्टिकल द लगाएंगे तो ही सही होगा। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चैप्टर पढ़ना है, और मैं एडवर्ब के बाद आर्टिकल चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो ताकि उससे क्वेश्चन आप कर सके। अभी एमटीएस का पेपर है, या मेंस है, सीपीओ है, ये सारे एग्जाम हैं, तो इनके क्वेश्चन कर पाए आप। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उसका ग्रामर के हिसाब से जो करेक्ट वर्जन है वो देखना है, ठीक है। तो जो लिखा है वो तो है ही है, उसको छोड़िए, 4 ऑप्शन है, उस पर विचार करते हैं कि क्या क्या किसमें एरर है। देखिए, ही वॉज यंगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, और अभी पीछे मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आना चाहिए, नहीं लगाया गया, गलत है। और 2 ही लोगों में कंपेरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव नहीं आ सकती है। ही वॉज टू यंग देन, देन लगा है, देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये भी गलत हो जाएगा। ही वॉज यंग टू हिज ब्रदर, कंपेरिजन हो रहा है ही में और उसके भाई में, जब 2 लोगों में कंपेरिजन होगा तो पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। ही वॉज यंगर देन, कंपैरेटिव डिग्री है, हिज ब्रदर, ही और हिज ब्रदर में कंपैरिजन हो रहा है, और 2 लोगों में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, आप जान रहे होंगे। When I was in 5th grade, जब मैं 5वें ग्रेड में था, I used to ride on my bicycle, मैं अपनी रेड बाइसिकल पे चलता था। कब चलता था? जब मैं 5वीं ग्रेड में था। तो पास्ट का कोई रेगुलर एक्शन, पास्ट का रेगुलर एक्शन कैसे दर्शाते हैं इंग्लिश में? 3 तरीके से, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट में कोई काम हम नियमित रूप से करते रहे हैं तो उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर आए हम, जब मैं 5वीं ग्रेड में था, यह बात तब की है जब मैं 5वीं ग्रेड में था, तो मैं बाइसिकल पे चलता था, तो यूज टू गलत हो जाएगा, यूज टू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यूज टू हो जाएगा, आई यूज्ड टू। बी पार्ट में एरर है, ये करेंगे तो सही होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन, प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन, जैसे पास्ट का रेगुलर एक्शन है, क्या प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यूजेस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यूजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे दर्शा सकते हैं
तो आंसर है नहीं। प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं दर्शाते, बल्कि इसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन दर्शाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इस पॉइंट को समझना है कि पास्ट का रेगुलर एक्शन है तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट से दर्शा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन है तो उसको हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यूजेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं दर्शाएंगे, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन, आउल गलत है, आउल के साथ ए नहीं लगाएंगे भाई, एन होगा, एन आउल। ए पार्ट मेरा ले लीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इतना तो आपको पता होगा, आउल के साथ एन लगाएंगे। दे वर लेड इन द सन द इंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। जब सुदर्शन आया तब तक वे लोग सूर्य की धूप में लेटे हुए थे। दे वर लेड गलत हो गया, लाई, लाई माने लेटना भी होता है, लाई माने झूठ बोलना भी होता है, पीछे मैंने बताया लाई माने लेटना भी होता है। लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड फॉर्म लेन है। और ले अलग वर्ब है, इसका मतलब लिटाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड। तो दे वर लेड, लेड माने लिटाना, गलत लिखा हुआ है। दे वर लेड इन द सन द इंटायर मॉर्निंग, उनको धूप में लिटाया गया था या वे धूप में लेटे हुए थे। हम लोग यहां पर इस पार्ट में रख लेंगे कि वे धूप में लेटे हुए थे, लेट की जगह क्या हो जाएगा, ये लाई, लाई ले लेन, दे वर और इसकी आईएनजी लगाएंगे तो लाइंग हो जाएगा। दे वर लाइंग इन द सन, वे धूप में लेटे हुए थे पूरी सुबह जब सुदर्शन आया। इस तरीके से कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेटने का भाव है, लिटाने का भाव नहीं, और लेटने की अंग्रेजी लाई होती है, और उस हिसाब से लेटे हुए थे, काम कंटिन्यू था, कंटिन्यू था तो कंटिन्यूअस यूज होगा। देख लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन, काम कंटिन्यू था तो कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, और कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ले वाला नहीं ले सकते हैं, इसकी आईएनजी लगाएंगे तो ऐसा बनेगा लेइंग। ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसका मतलब लिटाने से है, यहाँ पे भाव लेटने का है कि वे लेटे हुए थे धूप में, तो लेटने की अंग्रेजी लाई होगी और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो लाइंग। कॉन्टिन्यूअस का भाव है तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, ऐसा आप करेंगे तो करेक्शन हो जाएगा। अब इसके साथ लास्ट क्वेश्चन में, तो ये लाई ले ये जो वर्ब है इसको ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, टोटल 82 कॉमन ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL टीयर 1 में 2023 के। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस ऑथर क्लियरली मेंशन्ड ऑल द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन इरर का ना होकर स्पेलिंग इरर का है। एक्नॉलेजमेंट की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, सही स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं। ये एक्नॉलेजमेंट की सही स्पेलिंग है, और चूंकि प्लूरल में है तो इसको प्लूरल कर लेते हैं एक्नॉलेजमेंट्स। तो ये क्वेश्चन इरर पे बेस्ड ना होकर के, ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना होकर के, वर्ड की स्पेलिंग की इरर पर आधारित था। तो सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। आपने देखा कि CHSL 2023 टीयर 1 में इतने ही क्वेश्चन आए हैं कॉमन इरर से रिलेटेड। इंप्रूवमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हम लोग अलग से लेंगे किसी क्लास में, वहां डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आप जरूर करिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि CHSL या अभी SSC इस साल कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। अगर आप MTS का एग्जाम देने वाले हैं, CGL CHSL मेंस देने वाले हैं, CPO का एग्जाम देने वाले हैं या स्टेनो का, तो ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जहां आपको क्वेश्चन की समझ बनेगी तहां आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उस पर थोड़ा आप वर्क करेंगे तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब किसी दिन मिलेंगे जिसमें हम इंप्रूवमेंट वाले सेगमेंट को आपके लिए लाएंगे, पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको रिवाइज करिए।
और अपने कमेंट हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सीरीज कैसे लगी। और अगर आप कुछ और चाह रहे हैं इस तरीके से कि किस पार्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, आपसे बात नहीं हो पाती है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर इस सेगमेंट पे वीडियो बनाइए या इस सेगमेंट पे क्लासेस दीजिए, तो हम बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। तो मैं उस सेगमेंट पर आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।